Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter 5 of class 6th geography, and the chapter's name is Major Domains of the Earth. मतलब आज हम इस चैप्टर में अर्थ के मेजर डोमेन्स मतलब अर्थ के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि अर्थ के ऐसे पार्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। अब यहाँ लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, है ना। क्योंकि अब ज़मीन नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ से? वाटर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर के बिना हम जी ही नहीं सकते, और एयर, उससे हम सांस लेते हैं। तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं ये अर्थ पर प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ लाइफ पॉसिबल है। अब जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। कॉम्प्लेक्स जोन मतलब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। अर्थ मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो किसी एक ही चीज़ से नहीं बना हुआ। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पर मेन 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जो एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल हो पाती है। मतलब वो अर्थ के सरफेस पर मेन 3 ऐसे कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और यहाँ लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड देन हाइड्रोस्फेयर। ये हैं हमारे मेन 3 कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के। तो अब लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर जो होता है वो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है। सॉलिड मतलब जैसे हमारी लैंड वगैरह, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर हम रह पाते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है वो एक ऐसा लेयर है जो कि गैस से बना हुआ है और हमारे अर्थ के चारों तरफ वो सराउंड करता है अर्थ को, ठीक है। मतलब एक गैस, मतलब बहुत सारी गैसेस का एक तरह से हमारे अर्थ के चारों तरफ लेयर बना हुआ है, एंड उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस गैशियस लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिफरेंट गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अलग अलग गैसेस भी होती हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। हाइड्रोस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब हाइड्रो मतलब वाटर एंड स्फेयर मतलब जगह, तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वाटर हो। तो अर्थ के वो सरफेसेस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर हो उनको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो जो हाइड्रोस्फेयर है वो हमारा सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है अर्थ का। मतलब कि अर्थ पर 71% जो है वो वाटर है। हमारी अर्थ जो है 71% वाटर से ढकी हुई है, एंड बाकी जो 29% है उस पर हमारी लैंड है, ओके। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है। नैरो जोन मतलब एक छोटा जोन है, क्योंकि जैसे अगर हम लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की बात करें, इनका मतलब तो होता है कि लिथोस्फीयर मतलब कि कोई भी अर्थ की ऐसी जगह जहाँ लैंड वगैरह हो। एटमॉस्फेयर मतलब जो गैशियस लेयर अर्थ के सराउंड करता है, और हाइड्रोस्फीयर मतलब अर्थ पे जो भी वाटर वाला एरिया है। बट बायोस्फीयर मतलब कि लिथोस्फीयर का वो एरिया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो, एटमॉस्फेयर का वो एरिया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो, और हाइड्रोस्फीयर का वो एरिया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो। इसका मतलब हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को एक पार्ट कर दिया उसका जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो बायोस्फीयर जो है वो वाला एरिया है जहाँ लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर काम करते हैं, मिलते हैं, और वहाँ पर किसी भी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो मतलब बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया है जहाँ किसी भी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती हो। अब इन सारे वर्ड्स को ज़रा ध्यान से देखो। लिथोस्फीयर, तो ये 2 वर्ड से बना है, लिथो एंड स्फेयर। तो ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड लिथोस है उसका मतलब होता है स्टोन। तो मतलब अर्थ का वो एरिया जहाँ लैंड हो, स्टोन हो। तो ये इसके नाम से आप इजीली याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एटमॉस्फेयर को देखो, ये भी 2 वर्ड से बना है, एटमो एंड स्फेयर। तो एटमो का मतलब होता है, एटमॉस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में वेपर। वेपर मतलब भाप। तो जो भी अर्थ का एरिया है जहाँ गैसेज हो, जहाँ भाप वगैरह हो, वो एरिया होगा हमारा एटमॉस्फेयर। ये हाइड्रोस्फेयर, ये मैं आपको पहले बताया था कि हाइड्रो मतलब वाटर। तो
ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है हुडोर, जिसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो अर्थ का वो एरिया, और स्फेयर मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो अर्थ का वो एरिया जहाँ वाटर हो। अब बायोस्फेयर भी दो वर्ड से बना है, बायो एंड स्फेयर। तो बायोस मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो अर्थ का वो एरिया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो होप आप ये आपको तीनों चारों चीज़ें जो भी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर क्लियर हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लिथोस्फेयर। तो ये हमने इसको पहले देख लिया कि लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है, अर्थ का सॉलिड पोर्शन वाला एरिया, मतलब जहाँ लैंड वगैरह हो वो एरिया होता है अर्थ का लिथोस्फेयर। अब ये लिथोस्फेयर क्या क्या चीज़ कंटेन करता है। तो जो लिथोस्फेयर है ये, इसमें क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसको आप नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है उस पर जो भी रॉक्स वगैरह होती हैं वो लिथोस्फेयर में गिनी जाती हैं। और क्या होता है कि जो थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, मतलब एकदम पतला सा लेयर सॉइल का जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें मिला के अर्थ के क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर है जिस पर रॉक वगैरह होती हैं वो, और जो हमारे सॉइल का थिन लेयर है, तो ये दोनों चीज़ मिला के हमारा लिथोस्फेयर बनाती है। अब मान लो आप ये हमारी अर्थ है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ दिखती है, जैसे हमारी कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स वगैरह हो गए, और जो बाकी एरिया बचा ये कॉन्टिनेंट्स वगैरह के बाहर, ये हमारा सिर्फ वाटर ही वाटर है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर। और जो मैंने ये ग्रीन ग्रीन लाइन थी ये हमारे हो गया लिथोस्फेयर। और इसके बाहर का जो एरिया है, जो हवा होती है एकदम, जब हम ऊपर आसमान की तरफ दिखते हैं तो हमें कुछ दिखता है नहीं ना, बट एक बहुत ही थिक लेयर होता है गैसेस का, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। बट अगर हम ध्यान से देखें, जो अर्थ है उस पर हमारे मेन दो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। एक तो ये लिथोस्फेयर, ये लैंड वाला एरिया, और एक वाटर है ना। ये जो गैसेस हैं ये तो अर्थ के बाहर हैं, अर्थ के ऊपर हैं, बट अर्थ पर जो दो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या है, एक लैंड और एक ये वाटर बॉडीज। तो हमने इसीलिए अर्थ को मेन 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो पहला है लार्ज लैंड मासेस जिनको हम कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड ह्यूज वाटर बॉडीज जिनको हम ओशियन बेसिन्स भी कहते हैं। मतलब कि अर्थ के वो बहुत बड़े बड़े लैंड के हिस्से जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स, और बहुत ही बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज। ठीक है, मतलब जहाँ बस पानी 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 हो, ये वाला पूरा कॉन्टिनेंट्स को छोड़ के जो एरिया बचा उसको हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स। अब हमारे जितने भी ओशियंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये हमारा आर्कटिक ओशियन, ये वाला पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट। ठीक है, क्योंकि अर्थ गोल है तो इसका कुछ हिस्सा पैसिफिक ओशियन का इधर दिख रहा है और कुछ इधर। ठीक है, वैसे ही कनेक्टेड है। तो यहाँ देखो, ये जो सारे के सारे ओशियंस हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं। देखो, पैसिफिक अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है, ये अटलांटिक ओशियन यहाँ आर्कटिक ओशियन से कनेक्टेड है, और बाद में ये अटलांटिक ओशियन यहाँ इंडियन ओशियन से भी कनेक्टेड है, ये इंडियन ओशियन फिर यहाँ पैसिफिक से कनेक्टेड है ना। ये देखो, ये सारे जितने भी ओशियन हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट क्या हमारे लैंड मासेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? यहाँ देखो, ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हमने लार्ज लैंड मासेस की बात की। तो हमारे 7 मेन लार्ज लैंड मासेस हैं जो कि हैं ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो अब ये देखो, क्या ये जो लैंड मासेस हैं क्या ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जैसे कि हमारे जो ओशियंस हैं? आप बोलोगे नहीं, ये तो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ देखो, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तो देखो कनेक्टेड है, यहाँ पे ये देखो इससे कनेक्टेड है। बट क्या साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका कनेक्टेड है? ये तो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। ना ही ये अफ्रीका और अंटार्कटिका कनेक्टेड है, ना ही ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कनेक्टेड है। अब देखो, क्योंकि हमारे सारे जो ओशियंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए क्या होता है कि इनका जो वाटर लेवल होता है, इनका जो सी लेवल होता है वो एकदम इक्वल होता है, सब जगह सेम होता है। इसीलिए इस सी लेवल को हम यूज़ करते हैं हमारे लैंड्स के एलिवेशन को मेजर करने के लिए। एलिवेशन मतलब कि वो कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हमारे जो सी लेवल होता है इसको हम एज 0 ले लेते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं। और कोई भी हमारा जो लैंड मास है, मान लीजिए कोई
लैंड है, कोई एरिया है, तो ये इस सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, तो हम उसको इस सी लेवल की हेल्प से मेजर करते हैं। आपने बहुत सारे स्टेशंस पर भी देखा होगा कि इतने ऊपर है सी लेवल से, जैसे कि 360 मीटर्स अबव सी लेवल, तो वो चीज़ लिखी होती है ना, तो वो यही होता है कि जो हमारा सी लेवल है उससे वो इतने मीटर ऊपर है, जो लैंड है, जो एरिया है वो वाला, तो वो उतना ऊपर है सी लेवल से। तो जो हमारे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट, मतलब कि जो सबसे ऊंची पीक है, जो चोटी अगर किसी भी माउंटेन की जो रिकॉर्ड हुई है, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो वो कितना ऊपर है सी लेवल से, वो है 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। मान लो ये सी लेवल है, ये हमारी सी है, इससे 8848 मीटर जो है ऊपर है। ठीक है, ये जो इसकी पीक है, जो इसकी चोटी है। और हमारे अर्थ पर सबसे गहरी जगह, मतलब जैसे ये सी है, अभी तक हम जो माउंट एवरेस्ट की बता रही थी मैं, वो आपको अर्थ के ऊपर बता रही थी। अब जो अर्थ के नीचे जो सबसे गहरा पॉइंट है, वो है, पहली बात तो कितने नीचे है सी लेवल से, वो है 11,022 मीटर्स नीचे है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 11,022 मीटर्स नीचे है। और ये किस जगह पर है, डीपेस्ट पॉइंट, वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि जो अर्थ का हाईएस्ट जो पॉइंट है, उसके डीपेस्ट पॉइंट से कम है, मतलब जितना ऊपर ये माउंट एवरेस्ट है ना, उससे कहीं ज़्यादा नीचे जो है मेरियाना ट्रेंच है। मतलब जो डेप्थ है वो हमारी हाइट से, हाईएस्ट पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना नीचे होगा, है ना, जो मेरियाना ट्रेंच है ये कितना गहरा होगा। अब इधर पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं डू यू नो सेक्शन में। जो एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के, एंड जो तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे इंडिया के, ये दोनों जो थे वो फर्स्ट मैन थे टू क्लाइम हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। मतलब ये जो 8848 की जो ऊंचाई है ना, इस ऊंचाई पर सबसे पहले जो लोग पहुंचे थे वो थे एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि हमारे इंडिया से थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले इस हाइट पर पहुंचे थे ये लोग। और कब पहुंचे थे, वो था 29 मई 1953, राइट। तो ये दोनों ने फर्स्ट मेन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो उन्होंने कब किया था, 29 मई 1953 को। और वो कौन कौन थे, ये दोनों थे, तो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो आप इन लोगों के नाम याद रख लेना, आपसे कहीं पे भी पूछे जा सकता है, वैसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, अब जो जुंको ताबेई थी जापान की, ये फर्स्ट वुमेन थी हाईएस्ट पीक पर चढ़ने वाली पहली महिला थी ये। और ये कब चढ़ी थी यहाँ पर, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पर, ये चढ़ी थी 16 मई 1975। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन थी। और जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने हाईएस्ट पीक पर चढ़ा, वो थी बछेंद्री पाल। इनका आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, तो अब आपको पता चल गया कि ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो ये हाईएस्ट पीक पर माउंट एवरेस्ट की क्लाइम की थी। और इन्होंने किस दिन क्लाइम किया था, वो था 23 मई 1984 पर ये पीक पर पहुंची थी। ठीक है, तो बछेंद्री पाल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है हमारे लिए, इसको याद करना। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ के सरफेस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है लार्ज लैंड मासेस जिन्हें कि हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और दूसरे हैं लार्ज वाटर बॉडीज जिन्हें हम ओशंस कहते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 हैं, मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी है और अंटार्कटिका। तो ये 7 जो है ये हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। अब यहाँ देखो, ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री लेटीट्यूड हमारा इक्वेटर। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसके ऊपर वाले जो एरिया हैं यहाँ पर ज़्यादातर हमारे ये जो लैंड मासेस हैं वो नज़र आ रहा है, बट इसके नीचे हैं ये कम लैंड मास है ना, जो ये लैंड का पार्ट है वो कम दिख रहा है।
बट इसके ऊपर देखो ज़्यादा लैंड मासेस है। तो इसका मतलब जो हमारे मेजर लैंड मासेस है, जो हमारा एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है, ठीक है। सो द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये मैंने अभी आपको दिखाया। अब इन मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एशिया। एशिया जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आप यहाँ मैप में भी देख रहे हैं। इन सारे जो भी लैंड मासेस हैं, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा एरिया आपको ये वाला दिख रहा होगा, है ना, ये देखने में पता चल रहा है सबसे बड़ा है। तो एशिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसी कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी प्यारी कंट्री इंडिया लाई करती है, ठीक है। तो जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई पर मान लो, ठीक है। तो इसके जो ईस्ट तरफ है इस एरिया को हम क्या कहते थे, हम कहते थे ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो एशिया है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं तो एशिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं, मतलब अगर हम इक्वेटर के हिसाब से देख रहे हैं तो ये किस तरफ करेगा, लाई इक्वेटर के नॉर्थ तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा एशिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब आपको एक ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये वाली, तो ये जो है ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है, ये लाई करता है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एशिया से पास करता है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा एशिया है, ये स्किन से कलर का, और इस पे से ये डॉटेड लाइन पास कर रही है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो एशिया में से पास कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखो ये तो एशिया है और ये जो यूरोप है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, यहाँ पे ये देखो ये कनेक्टेड है। अभी किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये यूरल माउंटेन से कनेक्टेड है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये यूरल माउंटेन से सेपरेट होते हैं, ठीक है। जो यूरल माउंटेन है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करती है। सो दिस इज यूरल माउंटेन। सो यहाँ पे ये देखो ये एशिया है और ये हमारा यूरोप है। तो यूरल माउंटेन्स हमारी यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करते हैं। और अगर हम एशिया एंड यूरोप को पूरे को कंबाइन करके बात करें तो उस लैंड मास को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। अब आप जो हमारी कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे कि रशिया, रशिया का कुछ एरिया जो है एशिया में लाई करता है और कुछ एरिया यूरोप में। तो रशिया को हम क्या कहते हैं, एक यूरेशियन कंट्री कहते हैं, क्योंकि उसका कुछ एरिया जो है एशिया में लाई कर रहा है और कुछ यूरोप में। सो यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, सो उससे निकल के आया वर्ड यूरेशिया। तो कंबाइंड लैंड मास जो होता है यूरोप एंड एशिया का, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं हम, यूरोप। तो जो यूरोप है वो एशिया से स्मॉलर है, राइट। ये देखो ये क्लियरली विजिबल है, ये हमारा एशिया कितना बड़ा और ये यूरोप इससे काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो जो यूरोप है वो एशिया के वेस्ट साइड लाई करता है, ठीक है। ये देखो एशिया के वेस्ट साइड क्या लाई कर रहा है, ये यूरोप। एंड यूरोप जो है वो 3 तरफ से अपनी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ये देखो इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इसके तीनों तरफ जो है वाटर बॉडीज है। और चौथी तरफ क्या है, ये हमारा एशिया है। एक तरफ इसके लैंड है और बाकी तीनों तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अब हमने एक आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा था जो कि कितने लैटिट्यूड पे लाई करता था, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता था, ठीक है। तो ये आप याद कर रखना, मैं आपको रिविजन करा रही हूँ, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल कितने लैटिट्यूड पे लाई करता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आर्कटिक सर्कल लाई करता है। तो जो आर्कटिक सर्कल है वो यूरोप से पास करता है, ठीक है। और अब ये देखो, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन नहीं बना रही हूँ बट आइडिया से बना रही थी, यहाँ पे 66 डिग्री एंड हाफ लाई करता हुआ, देखो ये 60 है, ये 75 है, तो इसके बीच में कहीं 66 डिग्री होगा। तो अब ये आर्कटिक सर्कल किस किस से पास हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, ये एशिया का भी कुछ पार्ट, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल ये 3 मेजर लैंड मासेस से पास होता है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। जो अफ्रीका है ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। तो मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या हो गया, एशिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका। अब यहाँ मैप में देखते हैं, ये देखो ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर हो गया। तो ये लगभग देखो ये हमारा अफ्रीका है, तो लगभग इसकी सेंटर से ही पास कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर से नहीं बट ऑलमोस्ट सेंटर से पास कर रहा है इक्वेटर, ठीक है। सो और ये देखो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम कुछ, ये जो डॉटेड लाइन है इक्वेटर, ये नॉर्थ अमेरिका से भी पास कर रहा है, बट इसका थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा है इसका, तो ठीक है, इसका नॉर्दर्न पार्ट में से ये
इसको पास कर रहा है साउथ अमेरिका, इसकी भी आगे हम बात करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। तो ये लगभग हमारे इसके सेंटर से पास होता है। अब यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे ये रहा इक्वेटर, तो अफ्रीका का जो मेजर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो तीन हमारे जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के तीनों अफ्रीका से पास कर रहे हैं। मतलब अकेला अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं, ठीक है। अब जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो अफ्रीका है लगभग सारी तरफ से देखो, यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे सदर्न ओशन है और इधर पे भी कुछ सीज है। तो ये अपने चारों तरफ से वाटर बॉडीज से, ओशन एंड सीज से घिरा हुआ है। और ये देखो नाइल रिवर जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, ये भी अफ्रीका में ही है। अब हमने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख ली अफ्रीका के बारे में, अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो जो नॉर्थ अमेरिका है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जिनके साइज़ के ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूँ। तो जो नॉर्थ अमेरिका है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब जो साउथ अमेरिका है और जो नॉर्थ अमेरिका है ये एक नैरो स्ट्रिप, एक पतली सी स्ट्रिप है लैंड की जिससे कनेक्टेड है, ठीक है। और उस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। हियर यू कैन सी, ये देखो एक पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है। और इस थिन और नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। अब देखो अगर हम ये देखें किस हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखूं तो ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखूं तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई कर रहा है, तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, लैटिट्यूड नहीं, आई एम सॉरी। सो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग this is lying in western hemisphere and in accordance with the equator or 0 degree latitude it is lying in northern hemisphere। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये completely northern and western hemisphere में लाई करता है। अब इसके चारों तरफ आप देखो, ये तीन मेजर ओशन से घिरा हुआ है। इस तरफ है वेस्ट साइड पैसिफिक ओशन, इस तरफ ये अटलांटिक ओशन और इसके ऊपर आर्कटिक ओशन। तो ये तीन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, साउथ अमेरिका। तो ये जो है ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करता है। और इसके ये भी देखो चारों तरफ कौन कौन से ओशंस हैं। यहाँ पे देखो वेस्ट तरफ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन और नीचे है सदर्न ओशन। तो ये भी मेजर तीन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें ये रेड लाइन दिख रही होगी नॉर्थ टू साउथ, ये एंडीज माउंटेन्स हैं। ये जो माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। सो जो एंडीज माउंटेन है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इट लाइज इन साउथ अमेरिका, राइट। और इसी कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर फ्लो करती है। तो हमने अफ्रीका में पढ़ा था वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो कि थी नाइल रिवर, और साउथ अमेरिका में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजन रिवर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखो ये सबसे छोटा दिख रहा होगा आपको, है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये चारों तरफ से सीज से और ओशन से, ये देखो चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है और इसीलिए हम इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक टापू की तरह ही तो हो गया कि चारों तरफ तो भी ओशन ही ओशन है और बीच में ये एक लैंड मास है, तो इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। एंड ये जो है ये मेनली हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। अब हम अपने लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है एंटार्क्टिका। हियर दिस इज एंटार्क्टिका। तो ये वाइट 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 दिख रहा होगा आपको एक तरह से। तो यहाँ ज़्यादातर बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है। हमें पढ़ा था ना जो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है 66.5 डिग्री जो साउथ
लेटीट्यूड के नीचे पड़ता है ना। एंटार्क्टिक सर्कल किस पे पड़ता है, 66.5 डिग्री लेटीट्यूड। तो उसके बाद का जो एरिया है वो बहुत ही कम सनलाइट रिसीव करता है, जिस वजह से यहाँ ठंडी होती है और यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। तो इसलिए एंटार्क्टिका यहाँ जो है ये बर्फ ही बर्फ है ज़्यादातर। जो हमारा एंटार्क्टिका है ये कम्प्लीटली हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और जो हमारा साउथ पोल था, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, नॉर्थ पोल ऊपर एंड साउथ पोल यहाँ होता है। तो जो साउथ पोल है वो लगभग इसके सेंटर में ही लाई करता है, एंटार्क्टिका के सेंटर में लाई करता है। अब क्योंकि एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोलर रीजन में लाई करता है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया था, तो इस पे परमानेंटली एक थिक लेयर ऑफ आइस रहता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखने मिलता। मतलब यहाँ जैसे कि हम यहाँ अपने नॉर्मल बाकी कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं, यहाँ पे परमानेंटली लोग रहते हैं, अपने घर पर बनाते हैं, ठीक है, आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट आपको नहीं दिखेगी। बट यहाँ पर एंटार्क्टिका में बहुत सी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं, और इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशंस एंटार्क्टिका में हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो हैं मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो इनको याद रखना, ये इंडिया के 2 मेन रिसर्च स्टेशन हैं जो कि एंटार्क्टिका में है। सो अभी तक हम बात कर रहे थे लिथोस्फेयर की, मतलब जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो मेन 2 भाग में बटा हुआ था, जो कि था एक मेजर लैंड मासेस कॉन्टिनेंट, जिसको हम एक तरह से जो लैंड्स हैं लिथोस्फेयर की अभी तक हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं हमारे जो मेजर ओशियंस थे, हाइड्रोस्फेयर्स, ठीक है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि अर्थ जो है ये ब्लू प्लैनेट है। तो आपने सोचा नहीं है कि ये ब्लू प्लैनेट इसे क्यों कहा जाता है अर्थ को? तो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था, जो अर्थ है वो मोर देन 71% जो है वो वाटर से घिरी हुई है, वो वाटर से कवर्ड है। तो अगर हम दूर से देखें, ठीक है, तो इसलिए वो एकदम ब्लू ब्लू नज़र आती है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा पानी है, ठीक है। बाकी हालांकि जो पीने वाला पानी है, यहाँ देखो इस पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है, जो ये मेन ब्लू ब्लू है ये है ओशियंस, और ये जो रेड रेड है ये फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं एक तरह से। तो 97.5 मतलब अर्थ का तो पूरा 71% जो है वाटर से घिरा हुआ है। अब उस 71% का भी जो वाटर से घिरा हुआ है उसमें से 97.5 जो है वो ओशियन से कवर्ड है, और फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 है। तो देख लो फ्रेश वाटर कितना कम है, यहाँ पानी ही पानी है पता है अर्थ पे, बट पीने के लिए बहुत कम है। देखो सिर्फ 2.5% है, वो भी, ठीक है, वो भी इस 71% का 2.5%, ठीक है। पूरे अर्थ का नहीं, पूरे अर्थ का करेंगे तो और भी कम परसेंटेज में आएगा। तो इसलिए पानी की वैल्यू करा करो, इसको सेव करो, समझे। एंड देखो यहाँ पे 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है। अब हाइड्रोस्फीयर की हम बात कर रहे थे। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि वाटर की भी कोई भी फॉर्म, मतलब वाटर चाहे वो लेक्स हो, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ओशन ही ओशन को हम हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं, नहीं। हाइड्रोस्फीयर जो है वो कंसिस्ट करता है हर एक तरह की वाटर बॉडी का। अब चाहे वो ओशन ही क्यों ना हो, वो रिवर हो, लेक्स, आइस एंड ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, हमारे अर्थ के ऊपर भी पानी होता है और अर्थ के नीचे भी, है ना। हम हैंडपम्प वगैरह से निकालते हैं ना, तो अर्थ के नीचे भी पानी होता है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर हो गया। अब चाहे वाटर वेपर हो एटमॉस्फेयर में, तो जैसे हवा में जो नमी होती है वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती है, वो भी तो एक वाटर का फॉर्म ही है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोस्फीयर मतलब सिर्फ ओशियन ओशियन, नहीं। वाटर की हर एक फॉर्म, हर एक जो वाटर बॉडी है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एंड देखो मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है। मतलब जो ह्यूमंस हैं वो इतना सॉल्टी वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। अब होता है कभी कभी कि जैसे कभी देखना, आप थोड़ा सा भी पानी में नमक डाल दोगे ना, थोड़ा तो ठीक लगेगा, बट बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो वो गले से उतरेगा भी नहीं, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे गले को काट रहा हो। तो हम सॉल्टी वाटर नहीं पी सकते इतना, ठीक है। तो जो ओशियंस में वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो उसे ह्यूमन नहीं कंज्यूम कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो फ्रेश वाटर है हमारा पीने लायक, वो बहुत ही कम है। अब 97% जो है अर्थ का वाटर वो तो ओशियन वाला है, बट बाकी जो 3% बचा
वो किस फॉर्म में है, वो आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब जो बर्फ की नदी होती है, ठीक है, एक तरह से। तो आइस शीट्स जो बर्फ की एक तरह से शीट्स बन जाती है ना, तो वो चीज़ें, एंड कुछ जो है उस 3% में ग्राउंड वाटर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बाकी 3% में, बट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही कम अवेलेबल है। आप हिमालय से तो जा के बर्फ़ नहीं तोड़ोगे, वो तो जितनी पिघलेगी उतना ही नदियों में पानी आएगा, फिर ही हम उसको पी पाएंगे। तो इसलिए जो फ्रेश वाटर जो ह्यूमन के पीने के लिए भी है ना, इस पूरे फ्रेश वाटर में से, जो कि ये आइस शीट वगैरह वाला हो गया, ग्लेशियर वाला हो गया, इस फ्रेश वाटर में से भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही कम वाटर है। तो आपको तो और भी ज़्यादा केयरफुल रहना है कि हमें वाटर को सेव करना है, क्योंकि देखो पहले ही इतना कम है और हम रोज़ इतना वेस्ट करते हैं, तो हमें वेस्ट नहीं करना है, इसकी वैल्यू समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो एक तरह से आयरनी होगी। तो आप अगली क्लासेस में हमारी एक बुक होती थी, उसमें एक पोएम थी जिसमें था, एक लाइन थी, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वही है कि पानी तो बहुत है और अर्थ पे इतना पानी कि ये ब्लू प्लैनेट कहलाती है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों है, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम है। अब बात करते हैं ओशियंस की। हमने पढ़ा जो ओशियंस है वो हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि जो सारे के सारे मेजर जो ओशियंस हैं, कौन कौन से थे, आर्कटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये रहा इंडियन ओशियन, आर्कटिक मैंने आपको बता दिया, एंड ये रहा साउदर्न ओशियन। तो ये हमारे मेन ओशियंस हैं, और ये मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। अब जो ओशियन का वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है। मतलब जैसे आपने लेक्स वगैरह में देखा होगा, वाटर जो है एक जगह पर बस ठहरा रहता है, बट ओशियन वाटर ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा मूव करता रहता है, वो घूमता रहता है, वो बहता रहता है। तो ओशियन वाटर की जो है मेन 3 मूवमेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। अब मैंने आपको 5 ओशियंस के नाम तो बता दिए, बट अगर हम उनकी साइज़ के ऑर्डर में देखें कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, तो वो है सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन उसके बाद बड़ा है, उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद ये साउदर्न ओशियन, और लास्ट में है आर्कटिक ओशियन। तो उनके साइज़ के ऑर्डर में अगर हम बात करें तो वो इस ऑर्डर में है। तो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ये लार्जेस्ट ओशियन है, और इसने अर्थ का 1/3 एरिया कवर कर रखा है, ठीक है, सिर्फ ये पैसिफिक ओशियन नहीं। अब हमने मैरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था ज़रा बताना, ठीक है, कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ। तो जो मैरियाना ट्रेंच था वो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है। वो भी किस ओशन में लाई करता है, वो लाई करता है पैसिफिक ओशियन में। एंड जो ये पैसिफिक ओशियन है वो लगभग सर्कुलर है शेप में, मतलब वो लगभग सर्कल की शेप ही बनाता है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये देखो पैसिफिक ओशन का कुछ ये पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट ये रहा। तो देखो ये एक तरह से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये एक सर्कल बनाएंगे ना, इन दोनों को, ये वाले पार्ट को इधर पे और कुछ ये वाले पार्ट को इधर पे, तो इस तरह कुछ एक लगभग एक सर्कल का पार्ट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट एक सर्कल की शेप बनाता है पैसिफिक ओशियन। अब देखो यहाँ पैसिफिक ओशियन किन किन कॉन्टिनेंट्स को टच कर रहा है एक तरह से, या फिर कहीं की कौन कौन सी कंट्रीज जो है पैसिफिक ओशियन को सराउंड कर रही हैं। तो पहला हो गया ये नॉर्थ अमेरिका, देखो ये पैसिफिक ओशियन है, और ये देखो इधर पे इसकी बाउंड्री इधर पे है, और ये नॉर्थ अमेरिका। तो पैसिफिक ओशियन को एक नॉर्थ अमेरिका सराउंड करता है, देन साउथ अमेरिका, और इधर पे देखो ये पैसिफिक ओशियन, इधर पे एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जो पैसिफिक ओशियन को सराउंड करते हैं, वो कौन कौन से हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की। तो जो अटलांटिक ओशियन है ये एक सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। हमने पढ़ा था ना अभी इसके साइज के अकॉर्डिंग इनको। तो सबसे पहले था हमारा पैसिफिक ओशियन, देन ये अटलांटिक ओशियन। देखो मैप में ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन। अगर अब मैं इसकी एक तरह से ये रफली बाउंड्री टाइप बना दूँ तो आप ये देखोगे एक तरह से एस शेप बन रही है कि नहीं, ये देखो इस तरह ऐसे एस शेप बन रही है ना। तो जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो काइंड ऑफ एस शेप बनाता है। अब देखो इस तरफ इसके वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये हमारा अटलांटिक ओशियन की बाउंड्री। तो यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका इस तरफ है, वेस्ट में एंड साउथ अमेरिका है, और अगर हम ईस्ट तरफ की बात करें तो ये यूरोप है और अफ्रीका है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
यूरोप एंड अफ्रीका ये अटलांटिक ओशन को सराउंड करते हैं। और पैसिफिक ओशन को कौन कौन से करते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें कंफ्यूज मत हो ना, मैप के हिसाब से देख के चलोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो हमारा अटलांटिक ओशन है, इसकी अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो वो बहुत ही इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब कि काइंड ऑफ जिगजैग और अनइवन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छे नेचुरल हार्बर्स बनते हैं एंड पोर्ट्स बन पाते हैं। तो हार्बर्स मतलब जहाँ पे कि हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिप्स के लिए पार्किंग एरिया कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शिप्स वगैरह को बांध के रखा जाता है, जैसे टाई करके रखा जाता है ताकि वो समुद्र की लहरों से उन्हें बचाया जा सके, ठीक है। और पोर्ट वगैरह मतलब कि जहाँ पे शिप्स आके अपने, जैसे बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो एक देश से दूसरे देश में कुछ सामान लाती हैं या फिर ठीक है, तो जब वो सामान वहाँ पे उतारते चढ़ाते हैं तो जिस प्लेस पे वो सामान लोड अनलोड करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं पोर्ट, ठीक है। तो जो इसकी अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी अनइवन है, जिसकी वजह से हमें नेचुरल हार्बर्स या फिर पोर्ट मिल पाते हैं और काफ़ी अच्छे पोर्ट हैं इसकी कोस्ट लाइन पर, ओके। और अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ही बिजी हैं। बिजिएस्ट क्या कहें, ओशन है, मतलब जो अटलांटिक ओशन है ये बिजिएस्ट ओशन है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसे शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, शिप्स एक जगह से सामान लाती हैं दूसरी जगह ले जाती हैं, तो वो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन जो है वो बिजिएस्ट ओशन है। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। तो देखो ये रहा इंडियन ओशन, इधर पे ये रहा, ठीक है। तो इंडियन ओशन जो है वो अकेला ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया हो। ये हमारी कंट्री, तो इसी के नाम पर रखा गया है इस ओशन का नाम इंडियन ओशन। ये जो ओशन इंडियन ओशन ये एक तरह से ट्रायंगुलर शेप बनाता है। देखो अगर मैं रफली ऐसे बना के दिखाऊं, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ये रफली एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है। एंड अगर हम देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, तो नॉर्थ में देखो यहाँ पे एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडियन ओशन जो है ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं साउदर्न ओशन की। जो साउदर्न ओशन है वो अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसको एक तरह से एनसर्कल करता है, मतलब इसका एक तरह से चारों तरफ से घेरा बनाता है। और ये इस अगर नॉर्थ की तरफ हम अगर देखें, मतलब इस साउदर्न ओशन को अगर हम थोड़ा यहाँ से इस तरफ जाएं तो ये 60 डिग्री जो साउथ लेटीट्यूड है ये यहाँ तक एक्सटेंड होता है। मतलब हम मानते हैं कि जो साउदर्न ओशन है वो लगभग 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक एक्सटेंड होता है। अब बात करते हैं ये हमारा अकेला जो लास्ट ओशन रह गया, आर्कटिक ओशन। ये जो आर्कटिक ओशन है ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के अंदर आता है और ये जो हमारा नॉर्थ पोल था उसको सराउंड करता है, ठीक है। उसके चारों तरफ है ये आर्कटिक ओशन। अब हमारा जो आर्कटिक ओशन है ये पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही नैरो स्ट्रेच, मतलब एक बहुत ही पतली सी पानी की जगह, मतलब पानी जहाँ से बहता हो बहुत ही पतली सी जगह, और वहाँ पे शैलो वाटर, शैलो मतलब जो इतना गहरा ना हो, कम गहरा, तो ऐसे शैलो वाटर और एक नैरो स्ट्रेच जहाँ पे शैलो वाटर है उस एरिया से कनेक्ट होता है ये आर्कटिक ओशन। एंड इस जो एरिया है, ये जो नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर है, इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ओके। ये देखो, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट एंड इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब देखो ये जो आर्कटिक ओशन है ये किन किन कंट्रीज को सराउंड करता है, कंट्रीज नहीं, कॉन्टिनेंट्स। इधर पे देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप एंड एशिया वाले रीजन को हमने यूरेशिया कह दिया है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट जो हैं आर्कटिक सर्कल को सराउंड करते हैं, राइट। सो अभी तक हम अपने 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, दैट इज लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा जो मेन कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का वो है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी अर्थ है ये एक थिक लेयर ऑफ गैसेस से घिरी हुई है, जिसको हम कहते हैं, तो ये जो लेयर है गैसेस का, ये सारी गैसेस हैं, अलग अलग तरह की इनमें गैसेस हैं इस लेयर में। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही थिन लेयर ऑफ ब्लैंकेट है एक तरह से। आई थिंक मैंने थिक बोल दिया था, तो ये थिक नहीं, बहुत ही थिन है, ठीक है।
तो मतलब एक जो चारों तरफ ये एक पतला सा लेयर है किसका, गैसेस का। सो दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारे अर्थ के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एटमॉस्फेयर ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो कि हमारे ब्रीथ करने के लिए, हमारे जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो सन की रेज आती हैं, यूवी रेज, वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं, बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें इन हार्मफुल रेज से, सन की इन हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। ठीक है, सो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। हमें इसकी भी देखभाल करनी चाहिए। जैसे आपने कहीं कहीं पे सुना होगा कि जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें जैसे ओजोन लेयर होता है, उसमें छेद हो रहा है, तो मतलब वो वहाँ पे जो गैसेस हैं वो कम हो रही हैं, वो बहुत ही लाइट बनता जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल रेज हैं सन की, वो आराम से पास हो जा रही है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर कर रही है, जिससे कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना है कि अपने एटमॉस्फेयर की भी हम अच्छे से केयर करें। जो पॉल्यूशन है, जो हम इतनी सारी गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन होता है, तो ये सारे जो पॉल्यूशन वगैरह हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो गंदी गैसेस से भरा हुआ सांस ले रहे हैं। जो ऑक्सीजन है, सिर्फ हमारे अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, बाकी बहुत सारी जहरीली गैसेस भी जा रही हैं। तो इसलिए ये किसी और के लिए, जैसे हमारे लीडर्स, कंट्री के जो लीडर्स हैं वो बोलते रहते हैं कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखिए, आप गाड़ी पूल कीजिए, मतलब कि आप ऐसा मत कीजिए कि एक गाड़ी कोई लेके जा रहा है, जैसे एक गाड़ी में एक ही बंदा जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे अगर आप सेम ही जगह जा रहे हैं तो आप बहुत सारे लोग मिलकर एक ही गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कम गाड़ियाँ यूज़ होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें कही जाती हैं पॉल्यूशन वगैरह, वो कम करने के लिए किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही कही जाती हैं, ये हमें ही फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो आपको आगे से ध्यान रखना है, आपको पॉल्यूशन नहीं करना है। एटलीस्ट आप जितना कर सकते हैं अपने लेवल पर आप पूरी कोशिश करना कि आप पॉल्यूशन में के भागीदारी ना बने। ठीक है, अब हमारी अर्थ से लगभग जो 1600 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर, तो उसको हम मानते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर वाला एरिया है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के 1600 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड करता है। अब यहाँ पे एक आपको पिक्चर दी हुई है ये रही, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसको मेन 5 लेयर्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट है ये ट्रोपोस्फेयर, देन ये स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ये मेसोस्फेयर, ये उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट है ये हमारा एक्सोस्फेयर। तो ये मेन हमारे 5 लेयर्स थे एटमॉस्फेयर के। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए गैसेस हैं वो हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम ब्रीथ करते हैं भाई, वो तो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट्रोजन है वो भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो कि वैसे तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, वैसे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉल्यूशन वगैरह की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, बट फिर भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मुकाबले फिर भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अर्थ के लिए। जो हमारी अर्थ जो हीट रेडिएट करती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा हॉट रहता है। अब देखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अर्थ की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। अब अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्लैनेट है अर्थ वो और ज़्यादा गर्म होता जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए जितना फ़ायदा देता है, बट अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये हमें उतना ही नुकसान भी देता है। इसीलिए जो हमें इतना ज़्यादा कंसर्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से डे बाय डे वो आपने सुना है ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कि जो मेरी अर्थ है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा गर्म होती जा रही है। तो उसका एक कारण है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। अब आपको समझ आए कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्यों हमारे यहाँ पे हीट बढ़ रही है प्लेनेट की। अब आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसी तरह की भाई अगर लिमिटेड मात्रा में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। लाइक हम ऑक्सीजन लेते हैं जिस तरह, उसी तरह जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट वहीं अगर इसकी एक्सेस हो जाती है तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाने लगता है, राइट। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में बटा हुआ है, बट जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे फर्स्ट लेयर, देन ये रहा हमारा फर्स्ट लेयर, ये रहा सेकेंड, देन ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये हमारे 5 लेयर हो गए मान लो। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है ना, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हाइट चेंज होगी इसकी, जो जैसे हम यहाँ पे सबसे नीचे हैं अभी, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो चेंज होने लगेगी। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है सी लेवल पर, ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी हवा की डेंसिटी जो है, हमारा एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कम होने। तो आपने सुना भी होगा कि जैसे पहाड़ों पे जैसे लोग जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल से, वैसे वैसे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कम होने लगती है। तो इस वजह से वहाँ पे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, राइट। डेंसिटी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि थिकनेस, कि उसकी कितनी थिकनेस है। तो सबसे ज़्यादा वो डेंस होती है, सबसे ज़्यादा थिक होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो होती है सी लेवल पर। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो वैसे वैसे हल्की होने लगती है, जिस वजह से हमें पहाड़ों वगैरह पे प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, ओके। और इसी वजह से जो हमारे क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं जो पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ताकि हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर, वो लोग इजीली ब्रीथ कर सकें। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कम होने लगता है, मतलब सर्दी जो है वो बढ़ने लगती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी अर्थ पर, ठीक है, वो एक तरह से प्रेशर बनाता है अर्थ पर। अब ये जो प्रेशर है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कुछ जो एरियाज होते हैं वहाँ हाई प्रेशर होता है, कुछ एरियाज जो है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। और जो हमारी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एरिया है यहाँ हाई प्रेशर है और एक एरिया है यहाँ लो प्रेशर है, तो जो हमारी अर्थ जो हमारी एयर है वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी। और इस मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड, ठीक है, हवा, जो हम कहते हैं हवा चल रही है, ठीक है। तो इस मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, उसको हम कहते हैं विंड। अब हमने हमारे तीनों मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर ली, जो कि थे हमारे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब हम बात करते हैं एक ऐसा जोन, बायोस्फेयर, जो इन तीनों का इंट्रैक्शन होता है जहाँ पर, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पे ये मिलके तीनों की तीनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं, और इस वजह से यहाँ पे लाइफ ज़्यादा होती है। यहाँ पे लाइफ, हर तरह की लाइफ होती है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था ना बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर वो एरिया है अर्थ का जहाँ पे किसी भी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती हो। सो द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट, ठीक है। और इस ही जो जोन है इसमें हमें लाइफ पाई जाती है बायोस्फीयर में ही। और लाइफ जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ का एक यूनिक हिस्सा है, ये वो चीज़ है जो हमारे प्लैनेट को यूनिक बनाती है बाकी सारे प्लैनेट से। यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, वो साइजेस में डिफरेंट होते हैं। माइक्रोब्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमें नेकेड आई से दिख भी नहीं सकते, बैक्टीरियाज टू ह्यूज मैमल्स, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ बायोस्फीयर में एक्सिस्ट करती हैं। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हर एक तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस वगैरह, ये माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इवन हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और ये एक दूसरे से तो लिंक्ड हैं ही, और ये बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है, मतलब ओवरऑल ये बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है अपने सर्वाइवल के लिए, ये इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। So we can say that biosphere is a beautiful interaction between land, air and water, where life, every kind of life exists, and they help each other to survive on this beautiful planet.
अब हमारे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो पहला है प्लांट किंगडम एंड दूसरा है एनिमल किंगडम। वैसे इन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी लेटर क्लासेस में बायोलॉजी में पढ़ोगी, ठीक है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो जो तीनों डोमेन्स हैं लैंड, वाटर एंड एयर, तो ये तीनों हैं जो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह कट कर रहे हैं अपनी कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इतने ज़्यादा फॉरेस्ट कट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सॉइल है, अपर लेयर ऑफ अर्थ है, जो सॉइल होती है वो रिमूव होने लगेगी, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, और जब हम पेड़ ही काट देंगे तो वो सॉइल जो है वो रिमूव होने लगेगी, ठीक है। इसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम आएगी किसकी, सॉइल इरोजन की, और जो हमारी सॉइल में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देख रहे हो किस तरह एक दूसरे की लाइफ यहाँ अफेक्ट होती है। इसी तरह हमारे अर्थ का सरफेस भी चेंज हो सकता है कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, कि जैसे कि मान लो कहीं पे सुनामी आ गई, ठीक है, और उस वजह से क्या हुआ, हमारे लैंड का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे, वो हमारे वाटर में डूब गए थे। अब एक और एग्जांपल है कि जैसे कि हम वेस्ट मटेरियल जो है डायरेक्टली अपने वाटर बॉडीज़ में ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिना ट्रीट किए जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, हमारे सीवेज वगैरह का वेस्ट होता है, वो हम डायरेक्ट अपने लेक्स एंड रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है इन वाटर बॉडीज़ का वो अनसूटेबल बन जाता है। एक तो हमारे यूज़ के लिए हम तो यूज़ नहीं कर पाते, दूसरा कि जो उन वाटर बॉडीज़ में जो लाइफ्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रह रही हैं, उनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो देखो हम अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को कितना खतरे में डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अब हमारी इंडस्ट्रीज से, हमारे व्हीकल से, थर्मल प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनसे एमिशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये जो गैसेस होती हैं इनका एमिशन होता है, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है, वो प्रदूषित हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वैसे तो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एयर का, बट अगर इसका इंक्रीज होने लगेगा, अगर ये बढ़ने लगेगी तो ये सीरियस प्रॉब्लम्स दे सकती है अर्थ को। इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टर्म को, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कि जो हमारी ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, वो क्या हो रही है, वार्म हो रही है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो अर्थ के जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इनके यूज़ को थोड़ा लिमिट कर देना चाहिए। कि हम क्या कर रहे हैं, हम अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं, हमारी कोई लिमिट ही नहीं है, हमें जो मिल रहा है हम बस यूज़ करते जा रहे हैं। हम ना ही फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे और ना ही हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे। तो इसीलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं अर्थ के, इनके यूज़ को लिमिट कर देना चाहिए, हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। और अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं तो हमें एनवायरनमेंट को वापस देना भी है। मान लो हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 4 पहले लगा देने हैं, ठीक है, तभी हम काटेंगे। इससे क्या होगा, ताकि जो नेचर है उसके बीच में बैलेंस बना रहे, ताकि जो हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो हाइड्रोस्फीयर है, इन चीज़ों में बैलेंस बना रहे और सभी की लाइफ जो है सही तरीके से चलती रहे, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर 5th चैप्टर ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी. So hope you all like this video, and if you do, please hit that like button and please do subscribe this channel Internet Learning and share this video, and please be safe and take care of yourself and your family. So we will meet in next lecture. Thank you. Till then, bye bye.